शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है, तेरा साथ है ठंडी छाया बाकी दुनिया धूप है। जब जब भी इसे पुकारूं मैं, जब जब भी इसे पुकारूं मैं, तस्वीर को इसके निहारूं मैं, मेरा शाम आ जाता मेरे सामने, हो मेरा शाम आ जाता मेरे सामने, हो मेरा शाम आ जाता मेरे सामने, हो मेरा शाम आ जाता मेरे सामने। खुश हो जाए घर सांवरिया किस्मत को चमका देता, खुश हो जाए घर सांवरिया किस्मत को चमका देता, हाथ पकड़ ले अगर किसी का जीवन स्वर्ग बना देता, ये बातें सोच विचारूं मैं, तस्वीर को इसकी हेलो 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 हेलो, ये बातें सोच विचारूं मैं, तस्वीर को इसके निहारूं मैं, मेरा शाम आ जाता मेरे सामने, मेरा शाम आ जाता मेरे सामने, हो मेरा शाम आ जाता मेरे सामने, हो मेरा शाम आ जाता मेरे सामने। गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। की हाल चाल? वधिया हो सारे? शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है, शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है, तेरा साथ है ठंडी छाया बारी सुनिया धूप है, जब जब भी इसे पुकारूं मैं। गुड मॉर्निंग खुशबू, गुड मॉर्निंग उर्मिला, गुड मॉर्निंग स्माइल, गुड मॉर्निंग गणेश, वेरी गुड मॉर्निंग दीपक, गुड मॉर्निंग मिताली। के हाल चाल हैं भाई? बढ़िया हो? माजामा माजामा। चलो गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग रजनीश, गुड मॉर्निंग पव, गुड मॉर्निंग जी। क्या हाल चाल हैं आप सभी के? बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया जी। अस्सी चंगा सर, तोड़ा की हाल चाल? बढ़िया बढ़िया। रिमझिम गुड मॉर्निंग जी। चलो जी आओ जी फटाफट से अपनी क्लास अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन आपको पढ़ के आना है, याद है? मैंने कहा था एक क्वेश्चन आपको पढ़ के आना है और वो क्वेश्चन नंबर 10 था, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 10 था सर, ओल्ड लाइट गुड्स व्हीकल ओन्ड बाय हिम वर लीज टू ए ट्रांसपोर्ट कंपनी अगेंस्ट द फिक्स चार्जेस 6500 पर मंथ, ही डजन मेंटेन बुक्स।
तो अगर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता तो उसका ट्रीटमेंट जो होगा वो 44AE के हिसाब से होगा, जो उसकी इनकम है जी। ठीक है, तो वो चार्जेस कितने ले रहा है मैटर नहीं करता, इनकम फिक्स है, उसके बेस पे ही कैलकुलेशन होगी। और अगर उसको ये दिखाना है तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, ऑडिट करवाना पड़ेगा जी। सर थोड़े थोड़े पॉइंट्स हो गए, थोड़े थोड़े पॉइंट्स नहीं हुए, चलो, बट ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। मतलब मैं ये तो नहीं कह रहा कि पूरा का पूरा क्वेश्चन तुम्हारे पेपर के अंदर बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, ऐसा तो हो नहीं सकता, बट ये कंफर्म है कि इसमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो तुम्हारे इस बार के एग्जाम में तुम्हें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से करेंगे, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, फिर बता रहा हूं, जब तुम इस बार पेपर देने जाओगे तुम्हें याद आएगा ये क्वेश्चन कि इसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो एज इट इज तुम्हारे पेपर में तुम्हें देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखते हैं जी। आओ जी, एक बार क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है मिस्टर शोभित, क्या कह रहे हैं जी, मिस्टर शोभित। तो मिस्टर शोभित ए रेजिडेंट इंडिविजुअल, जो बच्चे कह रहे हैं सर सितंबर 25 के MTP 2 का GST में ITC वाला बता दोगे, तो आई थिंक GST के हम सारे कर चुके हैं। ठीक है ना, GST के MTP भी कर चुके हैं, RTP भी कर चुके हैं, वो आप GST के सेशन में जाके देख सकते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं जो हमने उसमें ना किया हो जी। ठीक है दीपक, चलो अब एक बार फटाफट से यहां पे आओ जी। मिस्टर शोभित है ए रेजिडेंट इंडिविजुअल, एज जो उसकी है वो 54 ईयर की है, तो दिमाग में लेके चलना, एज उसकी 54 ईयर की है, इंडिया का रेजिडेंट है और वो इंडिविजुअल है। अब वो कह रहे एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्पेयर पार्ट्स ऑफ कार। अच्छा, वो किसके बिजनेस में है, मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में है। अब अगर वो इसके मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में है तो यहां से ये बात कंफर्म हो रही है, यहां से ये बात कंफर्म हो रही है कि इस पे नॉर्मल डेप्रिसिएशन की बात तो होगी ही होगी, इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात भी हो सकती है अगर वो नॉर्मल स्कीम में काम करेगा। बट अगर वो डिफॉल्ट स्कीम में काम करेगा उस केस में एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात नहीं होगी, उस केस में सिर्फ नॉर्मल डेप्रिसिएशन की बात होगी। ये बात क्लियर है। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। फिर वो कह रहा है he follow the mercantile system of the accounting and regularly file his return of income. The profit and loss account for the year ended 31st March 25 shows a net profit जो है 57,25,000 after debiting and crediting the following। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सारे के सारे बच्चे आंसर दे दो। वो कह रहा है नेट प्रॉफिट है, तो अगर वो नेट प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट ये दे रखा है आफ्टर डेबिटिंग आफ्टर क्रेडिटिंग। आफ्टर डेबिटिंग का मतलब क्या है कि वो चीजें डेबिट की हुई हैं, आफ्टर क्रेडिटिंग का मतलब क्या है कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्रेडिट की हुई है। हमें अब ये देखना है कि जो चीजें अकाउंट्स वालों ने डेबिट की हुई हैं क्या वो इनकम टैक्स में डेबिट होनी चाहिए, अगर होनी चाहिए तो एज इट इज रहेगा, कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। बट अगर उन्होंने डेबिट की हुई है बट एज पर इनकम टैक्स वो डेबिट नहीं होनी चाहिए तो हमें एड बैक करनी पड़ेगी, बस ये पर ध्यान दो। फिर हमें देखनी पड़ेगी इनकम कि जो इनकम क्रेडिट की हुई है तो क्या वो इनकम टैक्स के बेस पे बिजनेस की इनकम है, अगर है तो ऐसे ही रहेंगी। अगर वो बिजनेस की इनकम नहीं है, किसी दूसरे हेड की इनकम है, तो फिर वो सारी इनकम हमें माइनस करनी पड़ेगी, देन जाके तुम्हारे बिजनेस के प्रॉफिट निकल के आएंगे। बस ये पर ध्यान दो। अब एक बार चेक करते हैं पहले उसने मांगा क्या है। ये सारी की सारी उसकी क्वेश्चन, ये सारा का इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। अब ये सारा क्वेश्चन है, उसने लास्ट में क्या मांगा है, कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट total income of Mr. Shobit and also tax payable by him after TDS or TCS credit if any for the assessment year 25-26 if he opting out of the default tax regime। तो पहली बात opting out का मतलब यह है कि वो normal regime से क्वेश्चन करना है, default regime से क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। तो एक तो टोटल इनकम निकालनी है, फिर हमें टैक्स पेबल निकालना है और टैक्स पेबल टीडीएस और टीसीएस माइनस करने के बाद जो पेबल होगा वो निकालना है और नॉर्मल स्कीम से निकालना है, डिफॉल्ट स्कीम से नहीं निकालना चाहिए। आओ जी अब वन बाय वन चेक करते हैं यहाँ पे एडजस्टमेंट क्या दी हुई है। देखो जी, तो सबसे पहले उसने क्या क्या डेबिट कर रखा है, एक बार पहले वो देखते हैं उसने डेबिट और क्रेडिट क्या क्या कर रखा है। तो पहला कह रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर शोभित परचेज प्लांट एंड मशीनरी फॉर 55 लाख, मतलब इस ईयर में उसने प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया 55 लाख की, फॉर विच ही टुक ए लोन फ्रॉम ए शेड्यूल्ड बैंक, उसने उसके लिए लोन लिया था। डेट ऑफ लोन जो है वो 1 मई 2024 है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 11% है। एसेट वॉज एक्वायर 1 जुलाई 24, एसेट जो ली है वो 1 जुलाई 24 को ली है और पुट टू यूज जो किया वो 1 सितंबर 24 को किया। एंटायर इंटरेस्ट अमाउंट इज डेबिटेड टू P&L अकाउंट। अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं,
मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, पहले ऐसा करते हैं इंटरेस्ट निकालते हैं। भाई उसने क्या किया, उसने यहां पर 55 लाख रुपए का लोन लिया, 55 लाख का लोन लिया, 11% इंटरेस्ट है। और कब लोन लिया, 1 मई। तो क्या मैं कह सकता हूं अगर 1 मई को लोन लिया तो 11 महीने का इंटरेस्ट हो गया। भाई 11 महीने का इंटरेस्ट ही हो गया ना। तो मेरे ख्याल से अगर मैं 11 महीने का इंटरेस्ट यहां पे निकाल लूं, भाई अगर उसने 1 मई को लोन लिया है तो 11 महीने का इंटरेस्ट मेरा यहां पे जो निकल के आएगा वो कितना आएगा जी, 55 लाख का 11%, 11/12, तो वो आएगा जी आई थिंक 554583। ये निकल के आ रहा है, एक बार चेक करना, इतना ही आ रहा है जी, एक बार चेक करो, इतना ही आ रहा है ना। मैं आपसे वैसे टोटल इंटरेस्ट जानना चाह रहा हूं, टोटल इंटरेस्ट जी 554583 टोटल इंटरेस्ट आ रहा है। अब वो कह रहे हैं ये इंटरेस्ट ना डेबिट कर दिया, ये इंटरेस्ट उसने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सारे के सारे बच्चे आंसर देना। मैं आपसे बस एक बात जानना चाह रहा हूं, पूरी क्लास से मेरा क्वेश्चन सोच समझ के बोल देना। अब उसने उसको पुट टू यूज किया, एक यहां से 1 सितंबर 2024 से उसने पुट टू यूज किया, और वो कह रहा है सारा इंटरेस्ट उसने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तो उसने गलत कर दिया ना, ये तो उसने गलत कर दिया। भाई जब उसने एसेट को पुट टू यूज किया तो तब से उसने एसेट बिजनेस में यूज करना स्टार्ट की, और जब से बिजनेस में यूज करना स्टार्ट की तब से ही तो उसको इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी। एक बार मैं दोबारा बोलूंगा, एक बार फिर बोलूंगा, फिर बोलूंगा। मैंने क्या बोला, लोन लिया, लोन लिया मशीन के लिए, मशीन बिजनेस में यूज हो रही है, तो मशीन के लिए लोन लिया, मशीन बिजनेस में यूज हो रही है, तो उस पर जो इंटरेस्ट पे करोगे तो उसकी डिडक्शन मिलनी चाहिए। बट वो तब से मिलनी चाहिए जब से उसको मशीन को पुट टू यूज किया। भाई आप इनकम टैक्स में जो डेप्रिसिएशन है वो कब से देते हो, पुट टू यूज देते हो ना। भाई हम तो तब मानते हैं उसने बिजनेस में यूज किया जब उसने पुट टू यूज कर लिया। तो पुट टू यूज के बाद का जो इंटरेस्ट है वो डेबिट कर लिया, बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। बट उससे पहले का इंटरेस्ट डेबिट कर लिया वो गलत है। तो सर पहले के इंटरेस्ट का क्या होगा, पहले का जितना भी इंटरेस्ट है वो इसकी कॉस्ट में ऐड होगा, उतने हिस्से पर वो डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा। मैं दोबारा बोलूंगा, पुट टू यूज तक का जितना भी इंटरेस्ट है वो इस कॉस्ट में ऐड होगा, उस पे वो डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा, उसको पीएनएल में वो डेबिट नहीं कर सकता। बस ये पर ध्यान दो। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अब यहां पे मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो 4 महीने का इंटरेस्ट हमें निकालना पड़ेगा। तो अगर 4 महीने का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा तो 55 लाख रुपए का 11%, तो 55 लाख रुपए का 11% मल्टीप्लाई 4/12, तो ये हो गया 2,01,667 आ रहा है जी। 2,01,667 जो है ये आपका जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट हमें डिस अलाउड करना पड़ेगा, मतलब एड बैक करना पड़ेगा, और फिर बाद में इसको मैं 55 लाख में जोड़ूंगा और फिर टोटल अमाउंट पे डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? तो सर जो इंटरेस्ट पुट टू यूज तक का इंटरेस्ट कहां डिडक्शन मिलेगा, बेटे बोल तो दिया मैंने अभी क्या बोला कि जो ये इंटरेस्ट तुम्हारा निकल के आ रहा है इसको तुम कॉस्ट में ऐड करोगे। अब कॉस्ट में ऐड करोगे और बाद में डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे। भाई गवर्नमेंट करिए अलाउड होगा, बट सारा एक साथ नहीं होगा, इंस्टॉलमेंट में होगा, और इंस्टॉलमेंट कौन सी होंगी, डेप्रिसिएशन की। तो 55 लाख में इतना इंटरेस्ट जोड़ दोगे, फिर टोटल जो होगा उस पर तुम डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे। बस ये पर ध्यान दो। क्या पहली एडजस्टमेंट क्लियर है? पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पहली एडजस्टमेंट। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, पहली एडजस्टमेंट में कोई डाउट हो तो बता दो, पक्का पक्का। और ये तुम्हारे पेपर के अंदर बहुत बार बन चुकी है ये ऐसी एडजस्टमेंट। तो सिंपल सी बात ध्यान देना कि पुट टू यूज तक का जितना भी इंटरेस्ट होता है उसको हम पीएनएल में डेबिट नहीं करते, पीएनएल में डेबिट करते हैं पुट टू यूज से। उससे पहले का जो इंटरेस्ट होता है वो कॉस्ट में ऐड हो जाता है, उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करते हो। बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, तो चलो, तो यहां पे आप क्या करोगे, 201,667 को यहां पे ऐड बैक कर दोगे। क्लियर है? यहां पे क्या कर दोगे, ऐड बैक कर दोगे। तो इस पे मैंने यहां पे प्लस का साइन बना दिया, इस पे मैंने यहां पे प्लस का साइन बना दिया। लॉक करें इसको, लॉक करें। चलो सर कॉस्ट में तो एक्वायर से पुट टू यूज का तक का आता, तो वही तो किया मैंने। भाई आपने लोन यहां पे कब लिया है, लोन लिया 1 मई से लिया ना, तो यहीं से तो आएगा। तुम 1 जुलाई से आएगा क्या? हेलो इधर 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 मेरे पास एग्जाम कब है तेरे, एग्जाम कब है ये बता निरंजन। एक बात मेरे को बता भाई, 1 जुलाई को तूने ये प्रॉपर्टी एक्वायर की है, ठीक है, तो क्या 1 जुलाई से बैंक को इंटरेस्ट देगा?
नहीं, बैंक को इंटरेस्ट कब से देगा? बैंक को इंटरेस्ट, बैंक को इंटरेस्ट कब से देगा? मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं, बैंक को इंटरेस्ट आप कब से दोगे? 1 मई से दोगे या 1 जुलाई से दोगे? बस मेरे को ये बता दो जी। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, बैंक को इंटरेस्ट कब से दोगे जी? बैंक को इंटरेस्ट 1 जुलाई से दोगे तो मैं जुलाई से ऐड कर दूंगा, जैसे तुम बोलोगे जी, जैसे तुम बोलोगे। बोलो, एक मई से दोगे ना? तो भाई सिंपल सी बात है। अब तो उसने साफ साफ लिख रखा है कि आपने प्लांट एंड मशीनरी परचेज करने के लिए लोन लिया। अब ये थोड़ा कि जिस दिन तुम लोन लोगे उसी दिन तुम मशीन खरीद लोगे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो मशीन खरीदने में टाइम तो लगेगा ना। तो गवर्नमेंट ने कहा टेंशन मत ले, जब से तूने लोन लिया, जब से तूने लोन लिया वहां से लेके जब तक तू पुट टू यूज करेगा उतना इंटरेस्ट तेरी कॉस्ट में जोड़ देंगे जी। नई बात समझ में आ रही भाई? आप थोड़ा प्रैक्टिकली समझो। आप अगर मान लो अगर 1 अगस्त को एसेट लेके आ रहे हो तो 3 महीने का इंटरेस्ट तो फिर तुम्हारा वेस्ट नहीं हो गया? तो 3 महीने का जो तुमने इंटरेस्ट दिया उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? फिर उसका ट्रीटमेंट डेड इंटरेस्ट, कुछ भी नहीं होगा। गवर्नमेंट ऐसा थोड़ा करेगी। जब तुमने बोल दिया कि तुमने मशीन खरीदने के लिए लोन लिया, अब मशीन तुमने 2 महीने के बाद खरीदी, तो गवर्नमेंट कह रही इस 2 महीने के इंटरेस्ट का भी ट्रीटमेंट करेंगे, टेंशन मत ले। तो जब से तुमने कैपिटल बोरो किया वहां से लेके पुट टू यूज तक का जो इंटरेस्ट होता है वो कैपिटलाइज होता है, उसमें मिलता है डेप्रिसिएशन। क्या बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का ना? तो ध्यान रखना, ये ट्रीटमेंट दिमाग में लेके चलना कि हमें कहां से लेके चलना है। फंड जब से तुमने बोरो किया, फंड जब से तुमने बोरो किया वहां से लेके पुट टू यूज तक का इंटरेस्ट हम ऐड करते हैं और उसमें मिलता है डेप्रिसिएशन। उसके बाद का इंटरेस्ट जो है P&L में डेबिट होता है। ठीक है, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अभी इस पॉइंट पे इतना टाइम लगा दिया, वो होता है। आई थिंक अब सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अब सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। अब यहां पे अगले पॉइंट पर आओ। वो कह रहे 1 अप्रैल 2024, ऑन 1 अप्रैल 2024 द प्रोडक्शन मैनेजर वर्किंग इन द फैक्ट्री ऑफ मिस्टर शोभित took voluntary retirement from the service. Mr. Shobit paid 8 lakh रुपए as compensation for his service under the voluntary retirement scheme. अब सारे के सारे बच्चे याद कर लो सर, ये बाकी ये 5 5 5 5 4 5 8 3 का, अरे यार बिल्कुल ही नालायक बच्चे हो। ये मैंने टोटल इंटरेस्ट निकाला था, ये टोटल इंटरेस्ट आपने P&L में डेबिट किया होगा। उसने बोला ना कि सारा का सारा इंटरेस्ट डेबिट कर दिया। अब इसमें से गवर्नमेंट कह रही इतना इंटरेस्ट ऐड बैक कर दे, डिस अलाउड कर दे, तो बाकी तो इंटरेस्ट ऑलरेडी डेबिटेड ही है ना, वो तो डेबिट ही रहना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत थोड़ा है। ये सिर्फ मैंने क्या निकाला था कि आपने कितना इंटरेस्ट डेबिट किया होगा, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अदरवाइज ये अमाउंट वैसे किसी काम का नहीं है। ठीक है, इतना एडबैक होगा तो बाकी जो भी इंटरेस्ट उसने डेबिट कर रखा है वो सही है, वो डेबिट ही होना चाहिए। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब एक सेक्शन 35 DDA की बात करो, याद करो 35 DDA VRS वाला जी, याद है VRS वाला। VRS वाले खर्चे 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउड होते हैं। अब अकाउंट्स वालों ने पूरे के पूरे 8 लाख रुपए डेबिट कर रखे हैं, तो कोई तुक बनता है? मतलब ही पैदा नहीं होता। अकाउंट्स वालों ने पूरे के पूरे 8 लाख रुपए डेबिट कर रखे हैं, गलत कर रखा है ना, तो क्या करेंगे 8 लाख डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 4। तो अगर आप यहां पे देखोगे 6,40,000 पे ऐसा VRS है जो एडबैक होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा यह आने वाली इंस्टॉलमेंट में अलाउड होगा। अभी सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट अलाउड होगी, एक इंस्टॉलमेंट जो बनती है वो 1,60,000 रुपए की बनती है। 6,40,000 रुपए जो है वो हम यहाँ पे एडबैक कर देंगे, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, तो 6,40,000 रुपए हमें ऐड बैक करने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है ना? ऐड बैक करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे? क्योंकि अकाउंट्स वाले ने पूरे 8 लाख रुपए डेबिट कर रखे हैं, जबकि इनकम टैक्स के बेस पे सिर्फ 1,60,000 रुपए डेबिट होने चाहिए, तो बाकी खर्चा जो है वो डिसअलाउड है। ठीक है, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ, नेक्स्ट पॉइंट पे आओ जी। अब वो कह रहा है मिस्टर शोभित परचेज रॉ मटेरियल फ्रॉम कमल एंड सन्स ए माइक्रो एंटरप्राइज। ध्यान से दी, माइक्रो एंटरप्राइज, ध्यान रखना माइक्रो, एंड हितेश एंड सन्स ए मीडियम एंटरप्राइज। एक ये माइक्रो एंटरप्राइज है, एक ये मीडियम एंटरप्राइज है। ठीक है, फॉर 51,000 75,000 रिस्पेक्टिवली ऑन 15 मार्च 2025
एज पर द रिटर्न एग्रीमेंट विद देम, इनसे आपका रिटर्न एग्रीमेंट है, बोथ द पेमेंट हैज टू बी मेड बाय 10 अप्रैल, पेमेंट करनी है 10 अप्रैल तक। याद है वो वाला एक हमने प्रोविजन किया था सेक्शन नंबर 43B में, अमेंडमेंट आई थी कि अगर रिटर्न एग्रीमेंट है तो जहां मतलब 45 डेज के अंदर नॉर्मली हमें पेमेंट करनी होती है, ठीक है, जो डेट बताई गई है। अब उसने बोला 10 अप्रैल तक, तो शोभित मेड द पेमेंट जो है उसने पेमेंट 45 दिन के अंदर पेमेंट करनी है। अब कब पेमेंट करनी है वो दिन बताएगा, उसने दिन बता दी 10 अप्रैल। अब पेमेंट कर दी 9 अप्रैल को, और हितेश को पेमेंट किया 15 नवंबर को। इसने पेमेंट किया 15 नवंबर 2025। पहले तो मेरे को पूरी क्लास से क्वेश्चन है, क्या वो अमेंडमेंट जो है, क्या वो अमेंडमेंट इन दोनों केस में लगेगी, बस ये बता दो जी। क्या वो अमेंडमेंट जो है, क्या वो इन दोनों केस में लगेगी नहीं लगेगी, बस ये बता दो जी, जल्दी बोलो। क्या वो अमेंडमेंट इन दोनों केस में लगेगी नहीं लगेगी? वो किस केस में लगती थी बताओ, वो किस केस में लगती थी? वो लगती थी माइक्रो वाले केस में और स्मॉल एंटरप्राइज वाले केस में। मीडियम एंटरप्राइज वाले केस में वो अमेंडमेंट लगती ही नहीं थी। हैं? हाँ, एक बार आके चेक करो, खोलो नोट्स, खोलो 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 फटाफट से, ऐसे 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 करके कर देखो, एक बार चेक करना कि वो किस में लगती थी, माइक्रो और स्मॉल में लगती थी या मीडियम में भी लगती थी। एक बार चेक करना, थोड़ा खोलना सेक्शन नंबर 43B की अमेंडमेंट, एक बार किस केस में लगती थी देख के बताओ मेरे को, वो अमेंडमेंट किस किस केस में लगती थी? वो अमेंडमेंट किस किस केस में लगती थी? दोनों केस में लगती थी, माइक्रो स्मॉल मीडियम तीनों केस में, मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज तीनों केस में लगती थी, या माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज वाले केस में लगती थी? माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज वाले केस में लगती थी। अगर आप चेक करोगे मीडियम एंटरप्राइज वाले केस में नहीं लगती थी। मीडियम में भी है, मीडियम में भी लगती थी। अब एक बार मेरे को मॉड्यूल खोल के दिखाना पड़ेगा आपको जी। अब एक बार मेरे को मॉड्यूल खोल के दिखाना पड़ेगा, एक बार चेक करें मॉड्यूल खोल के। ये आपके पास है मॉड्यूल, एक बार खोल के चेक करना, शायद मेरे से गलती ना हो रही हो जी, शायद हो सकता है मुझसे गलती हो रही हो। एक बार आप देख लो, मैं मॉड्यूल खोलूं या आपने देख लिया, मेरे को ये बता दो बस, जल्दी बोल दो फटाफट से। सेक्शन 43B, हाँ जी, मेरे को मॉड्यूल खोलना पड़ेगा। हाँ जी भाई साहब, माइक्रो एंड स्मॉल, ठीक है ना, माइक्रो एंड स्मॉल, नहीं नहीं वहां पे मीडियम नहीं आएगा, सिर्फ माइक्रो और स्मॉल आएगा, ठीक है ना, माइक्रो और स्मॉल आएगा जी। आप एक बार चेक कर लो बच्चा, अगर आप दिखा दो, मैंने देख लिया, मैंने यहां पे देख लिया सेक्शन नंबर 43B(H) में सिर्फ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज की बात की गई है, मीडियम एंटरप्राइज की बात वहां पे नहीं की गई है। और आप चेक करोगे मॉड्यूल में डेफिनेशन भी सिर्फ माइक्रो और स्मॉल की दी गई है, मीडियम एंटरप्राइज की तो डेफिनेशन ही नहीं दी गई है, ठीक है ना। मीडियम एंटरप्राइज वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा, तो अगर मीडियम लिखा है तो मीडियम क्रॉस कर दो, मीडियम क्रॉस कर दो। आप मॉड्यूल में चेक करो, इवन क्लास के नोट्स में भी अगर आप चेक करोगे तो क्लास के नोट्स में भी सिर्फ माइक्रो और स्मॉल की बात लिखी होगी, मीडियम की वहां पे नहीं लिखी होगी। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब सारे बच्चे आंसर देना। अब यहां पे उसने बोला कि ये जो है माइक्रो एंटरप्राइज है और ये जो है हितेश ये है मीडियम, तो इसको तो एक बार बाहर निकाल दो, इसको तो एक बार बाहर निकाल दो। अब यहां पर उसने बोला कि 15 मार्च को, यहां पर क्या किया उसने, 15 मार्च को परचेस किया, और उसने बोला एग्रीमेंट के अंदर कि पेमेंट करनी है 10 अप्रैल, इसने पेमेंट कर दी 9 अप्रैल, तो इस दिन से पहले कर दी, तो ये 51,000 तो अलाउड है, ये 51,000 तो अलाउड है, ये 51,000 तो अलाउड है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब दूसरा ये जो 75,000 है मीडियम एंटरप्राइज वाला, तो यहां पर ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल होगी नहीं। अब ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं होगी तो क्वेश्चन चेक करो, क्वेश्चन ऊपर उसने क्या बोला है कि ये पर्सन जो है ये मर्केंटाइल बेसिस यूज कर रहा है। तो अगर मर्केंटाइल बेसिस यूज कर रहा है तो मर्केंटाइल का मतलब होता है कि खर्चे जो हैं वो एक्यूरल बेस पे अलाउड हो जाएंगे। तो अगर उसने पेमेंट जो की है 15 नवंबर 25 को पेमेंट की है तो भी ये खर्चा अलाउड है, इसको मैं डिस अलाउड नहीं करना। अब एक बच्चा कहता है सर एक बात बताओ, बट सेक्शन नंबर 43B हमने पढ़ा था, सेक्शन नंबर 43B में तो लिखा नहीं था कि जो खर्चे होते हैं वो पेड बेस पे अलाउड होते हैं और रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट या उससे पहले पे कर देना चाहिए। चलो मान लो ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं हो रही, बट 43B तो लगाओ, और 43B में जो रिटर्न की डेट है या तो 31 जुलाई या 31 अक्टूबर है, और ये पेमेंट तो उसके बाद है,
तो अगर ये पेमेंट उसके बाद है तो 75,000 जो है वो डिसअलाउड होना चाहिए। आंसर इज नो। अब एक बार दोबारा सेक्शन नंबर 43B चेक करो। 43B में जो वहां पर पेमेंट लिखी है, याद है, टैक्सेस हो गया, ड्यूटीज हो गया, कमीशन हो गया, ठीक है, फिर गवर्नमेंट के ड्यूज हो गया, वो जो 43B में पेमेंट लिखी है उसके लिए हमें पेमेंट चेक करनी होती है। ऐसा नहीं है कि जितनी मर्जी सारी की सारी पेमेंट 43B लगा दोगे। 43B में जो पेमेंट लिखी है उस पे 43B एप्लीकेबल है। अब यहां पर आपने क्या किया, मटेरियल परचेस किया, तो मटेरियल परचेस करने की पेमेंट 43B में आती नहीं। और वैसे भी वो कह रहा है वो कैश बेस यूज नहीं कर रहा, मर्केंटाइल बेस यूज कर रहा है। तो मर्केंटाइल का मतलब ड्यू बेस यूज कर रहा है। तो अगर वो ड्यू बेस यूज कर रहा है, अगर उसने यहां पर पेमेंट कर दी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 75,000 भी जो खर्चा है उसे अलाउड कर दिया जाएगा, क्योंकि ये खर्चा 43B वाली कैटेगरी में कवर नहीं आ रहा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये दोनों के दोनों खर्चे अलाउड है। तो जो इन्होंने डेबिट किया हुआ है बिल्कुल सही डेबिट किया, हमें कुछ भी नहीं करना आज। ठीक है जी, क्या बात समझ में आ रही है? तो यहां पे इन्होंने जो भी डेबिट किया है बिल्कुल सही डेबिट किया है, हमें यहां पर कुछ भी नहीं करना, बस ये बता दीजिए। ठीक है जी, तो यहां पे ध्यान रखना कुछ भी नहीं आएगा जी, ना 51,000 रुपए को ऐड करके दिखाना, ना 75,000 रुपए को ऐड करके दिखाना, मैं कुछ नहीं दिखाना। आ गया मजा क्वेश्चन पे? नसें खुल गई, दिमाग की नसें, थोड़ी सी नसें खुली हैं। सर एक बार दोबारा से बता सकते हो? एक बार दोबारा सुन लो, इधर देखो ध्यान से। एक तो है सेक्शन 43B है, ठीक है, सेक्शन 43B कहता है डिडक्शन मिलेगी पेड बेस पे, डिडक्शन मिलेगी पेड बेस पे, ठीक है। पेड बेस में किसकी डिडक्शन मिलेगी? जो खर्चे 43B के अंदर मेंशन है, जो खर्चे 43B के अंदर मेंशन है। बट यहां पे 43B में एक अमेंडमेंट आई थी कि जब तुम्हें पेमेंट करनी है माइक्रो एंटरप्राइज को या स्मॉल एंटरप्राइज को, अगर तुम्हारा रिटर्न एग्रीमेंट है तो जो उसमें डेट लिखी होगी वहां तक पेमेंट कर दोगे तो हम तुम्हें डिडक्शन अलाउड कर देंगे, उसमें रिटर्न भरने की डेट हमारे काम की नहीं है जी। तो पहली बात तो यहां पे माइक्रो वाला है, डेट लिखी है 10 अप्रैल, पेमेंट कर दी 9 अप्रैल, आपने उससे पहले कर दी, 51,000 पे अलाउड है। अब यहां तक तो बच्चा करके आएगा जी। अब बच्चा 75,000 बहुत सारे बच्चे डिसअलाउड कराएंगे। क्यों डिसअलाउड कराएंगे? पहली बात तो वो डिसअलाउड इसलिए करके आ जाएंगे कि सर इसने पेमेंट किया 15 नवंबर को, 10 अप्रैल के बाद की है, इसलिए वो डिसअलाउड है। एक तो ये गलती हो गई। अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट हुआ, उसको लगा नहीं नहीं ये अमेंडमेंट तो मीडियम वाले पे लगती नहीं है, ठीक है, तो इस पे मीडियम वाले पे नहीं लगती, तो ये खर्चा 43B के अमेंडमेंट में तो आएगा नहीं। बट हां, रिटर्न फाइल करने से पहले अगर पेमेंट कर देता तो अलाउड हो जाता। इसने तो रिटर्न फाइल करने के बाद पेमेंट की है, तो ये खर्चा डिसअलाउड होगा, तो वो ये रीजन देकर डिसअलाउड कर देगा। बट वो ये चेक नहीं करेगा 43B में सारी चीजें कवर नहीं होती। 43B में जो स्पेसिफिक चीजें हैं उन्हीं की डिडक्शन जो है वो पेमेंट बेस पे मिलती है। अब ये 43B में कवर नहीं हो रही, तो 43B में कवर नहीं है मतलब पेड बेस वाला कॉन्सेप्ट यहां पे नहीं है। और वैसे भी वो क्या कौन सा मेथड यूज कर रहा है? मर्केंटाइल बेसिस। मर्केंटाइल का मतलब होता है ड्यू बेसिस। तो अगर वो ड्यू बेसिस यूज कर रहे हैं तो एक खर्चा 75,000 का उसको ड्यू बेसिस पे इस साल में अलाउड हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? तो मीडियम एंटरप्राइज को कभी भी पेमेंट करेंगे तो हमेशा अलाउड ही होगा, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा। फिर गलत तरीके से रट रहे हो। यहां पे उसने गुड्स परचेज की पेमेंट की है तब यहां पे अलाउड हो रही है। अगर यहां पे वो उसको टैक्सेस दे रहा होता, अगर यहां पे उसको ड्यूटीज दे रहा होता, अगर यहां पे कमीशन दे रहा होता, इंटरेस्ट दे रहा होता, फिर यहां पे 43B लग जाता। फिर यहां 43B लगाते, फिर रिटर्न भरने से पहले पेमेंट करनी होती तो वो डिसअलाउड हो जाता। बट ये 43B वाली पेमेंट में कवर ही नहीं है, तो इसलिए यहां पे एक्यूरल बेस लग रहा है। और एक्यूरल बेस वाले केस में खर्चा जो है वो ड्यू बेस पे अलाउड हो जाता है जी। ठीक है ना? आप क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन पढ़ो, उसने क्या लिखा है कि ये पर्सन जो है कौन सा बेस यूज कर रहा है? मर्केंटाइल बेसिस। तो ये सिस्टम फॉलो कर रहा है मर्केंटाइल। तो मर्केंटाइल का मतलब ड्यू बेसिस फॉलो कर रहा है। तो जो बेसिस फॉलो कर रहा है तो खर्चे की डिडक्शन जो है वो उस बेसिस पे मिलेगी, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, चलो जी अब अगले पॉइंट पर आओ। अब ये ध्यान रखना, इस पॉइंट में कुछ नहीं करना, ना 51,000 ऐड करना, ना 75,000 ऐड करना, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। अब अगले पॉइंट पर आओ।
ही contribute 20% of basic salary to the account of each employee under a pension scheme referred to in section 80 CCD which is debited to P&L account. बेसिक सैलरी जो है वो आपकी एम्प्लॉय की 10 लाख रुपए है, डीए 40% बेसिक सैलरी का है जो उठोए वाला है। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सारे के सारे बच्चे आंसर देना यहां पे। अब यहां पे उसने कंट्रीब्यूशन किया 20% ऑफ बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी कितनी है 10 लाख। 10 लाख रुपए का 20% कितना आ गया 2 लाख रुपए। इतना कंट्रीब्यूशन किया, बट डिडक्शन कितने की मिलेगी 14%। किसका? सैलरी का। सैलरी का मतलब बेसिक प्लस में डीए उठोए वाला। तो 10 लाख सैलरी है और 40% इसका वो है, तो 14 लाख हो गया। तो 14 लाख रुपए का अगर मैं 14% देखूंगा तो यहां पे 14 लाख रुपए का 14% अगर मैं देखूंगा तो 1,96,000। तो इतनी डिडक्शन अलाउड है। अब उसने कंट्रीब्यूशन कितना किया 2 लाख, तो 4,000 रुपए हम यहां पे ऐड बैक कर देंगे। बस ये पर ध्यान दो, 4,000 रुपए हम यहां पे ऐड बैक कर देंगे। कोई दिक्कत परेशानी है तो बता दो भाई, ठीक है जी। 4,000 रुपए यहां पे ऐड बैक कर देंगे, ठीक है। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। अब डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू P&L अकाउंट जो है वो 27.5 लाख रुपए है। तो अगर मान लो यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो है वो 27.5 लाख रुपए है बुक्स ऑफ P&L वाला, तो वैसे तो हमें ऐड बैक करना है, ठीक है ना, क्योंकि वो कौन से वाला है, वो कंपनीज एक्ट वाला है। और हमें माइनस कौन सा करना होता है, इनकम टैक्स वाला यहाँ पे माइनस करना होता है। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? बाकी आगे जाके एक बार देखते हैं आगे जाके वो क्या कह रहा है। उसके बाद फिर वो ये बात कहना चाह रहा है ही रिसीव, हाँ जी, ही रिसीव 13,850 रुपए एज इनकम टैक्स रिफंड, ठीक है जी, आउट ऑफ विच 3,850 रुपए इंटरेस्ट ऑन रिफंड, द एंटायर अमाउंट इज क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट। अब क्या करेंगे 13,850 रुपए माइनस करेंगे क्योंकि इनकम टैक्स का रिफंड है, और इसमें से जो 3,850 रुपए का इंटरेस्ट है वो अदर सोर्स में जाएगा जी। तो 3,850 रुपए हम अदर सोर्स में ले जाएंगे। जब बिजनेस की इनकम निकालेंगे उसमें 13,850 रुपए का जो रिफंड है वो माइनस कर देंगे। ये बात ध्यान देना चाहिए, वो माइनस कर देंगे। सर ये DTR का क्वेश्चन है। DTR मतलब केशव, DTR समझा नहीं, मतलब DTR मतलब क्या? DTR मतलब क्या मेरे नालायक बच्चे? ठीक है, अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब वो यहां पे दे रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब देखो जी एडिशनल इंफॉर्मेशन, अब देखो क्या कह रहा है। कह रहा है मिस्टर शोभित परचेज ए न्यू कंप्यूटर। लो जी, अब उसने न्यू कंप्यूटर परचेज किया 31 अगस्त 24 को एंड वॉज पुट टू यूज ऑन द सेम डे इन हिज ऑफिस। अब उसने अपने ऑफिस में यूज किया, तो पहली बात एडिशनल डेप्रिसिएशन का तो मतलब नहीं है, मिलेगा तो नॉर्मल मिलेगा, एडिशनल नहीं मिलेगा। द पेमेंट वॉज मेड एज अंडर, 28,000 रुपए पे किए कैश में एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ न्यू कंप्यूटर। भाई साहब इसको तो क्रॉस कर दो, इसको तो क्रॉस कर दो, इस पे तो डेप्रिसिएशन मिलेगा नहीं क्योंकि कॉस्ट का पार्टी नहीं बनेगी ना। अब अगर कॉस्ट का पार्टी नहीं बनेगी तो 28,000 रुपए यहां से निकाल दो, 28,000 रुपए यहां से निकाल दो, ठीक है। अब अगर 25,000 रुपए अकाउंट पे चेक से पेमेंट किया 5 सितंबर 24 को एज बैलेंस कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर। अब ये हमारी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है 25, आई थिंक मेरे ख्याल से 25,000 रुपए यहां पे निकल के आ रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे 25,000 रुपए अगर मैं देखूंगा तो 25,000 रुपए का कंप्यूटर वाले केस में 40% रेट हमारा होता है, तो 25 × 40 10,000 रुपए का मेरे को यहां पे डेप्रिसिएशन मिलेगा कंप्यूटर वाले केस में, और 28,000 रुपए को हम कॉस्ट में ऐड ही नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो 28 डिसअलाउड नहीं भाई, डिसअलाउड का मतलब क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये तो P&L में दिखाया ही नहीं ना, ये तो P&L में दिखाया ही नहीं। इसका इफेक्ट तो भी हमें दिखाना है, इसका इफेक्ट तो हमें दिखाना है, तो इसका हम कुछ नहीं करेंगे। ये हमारी कॉस्ट का पार्ट है, इस पे हम डेप्रिसिएशन देंगे 40%, तो 10,000 का डेप्रिसिएशन जो है हम माइनस कर देंगे। बस ये पर ध्यान दो। सर 13,850 और 3,850 दोनों माइनस होगा ना मेरे बच्चे। 13,850 में 3,850 रुपए इंक्लूड है, देख तो लो, आउट ऑफ विच पूरी लाइन पढ़ा करो। सर 80 CCD में 14% की जगह 10% नहीं होगा अगर ओल्ड टैक्स रिजीम है। ये मैंने कल भी आपको बताया था, फिर वही गलती करते जा रहे हो।
फिर वही गलती करते जा रहे हो। जब भी सेक्शन 36 की बात होती है पीजीपी के डिडक्शन की, वहां दोनों केस में 14% है। जो आप 10% कह रहे हैं ना, वो 80 CCD में है। जब तुम ग्रोस टोटल इनकम में से डिडक्शन माइनस करोगे, तब वहां पर 14 और 10 की बाइफर्केशन है कि हाँ भाई, न्यू वाले केस में 14 है, ओल्ड वाले केस में 10 है। जब पीजीपी की इनकम निकाल रहे हो तो ये डिडक्शन तो सेक्शन 36 में है ना। तो यहां तो कोई भी स्कीम आपने ले रखी हो, हर केस में 14% की लिमिट है। ठीक है, आगे पॉइंट पर आओ। अब आगे देखो अगला वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं डब्ल्यूडीवी, ध्यान रखना, डब्ल्यूडीवी एज पर इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 ऑफ द डिफरेंट एसेट एज ऑन 1 अप्रैल 24। अब ध्यान से जी, प्लांट एंड मशीनरी जो है वो 8 लाख रुपए की है, फैक्ट्री बिल्डिंग जो है वो 6,45,000 रुपए की है। अब ये आपको डब्ल्यूडीवी दे रखी है। अब बताओ उसका क्या करेंगे जी, सारे बच्चे फटाफट से बोल दो इस केस में क्या करेंगे। अब यहां पे फैक्ट्री, पहले बात तो प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख रुपए, तो 8 लाख रुपए का 15% हमें मिलेगा डेप्रिसिएशन। ठीक है, 8 लाख का मिलेगा 15% डेप्रिसिएशन। और फैक्ट्री बिल्डिंग तो सब जानते हो, फैक्ट्री बिल्डिंग वाले केस में 10% है, तो ये 8 लाख रुपए का 15%, तो ये होगा 1,20,000 रुपए का डेप्रिसिएशन। और 6,45,000 रुपए का 10%, ये होगा 64,500 रुपए का डेप्रिसिएशन। अब मेरे को बस ये बता दो, क्या इन पे एडिशनल मिलेगा? नॉर्मल स्कीम से करना है जी, नॉर्मल स्कीम से करना है। ये बता दो बस, क्या इन पे एडिशनल मिलेगा नहीं मिलेगा जी? सारे बच्चे बस ये बोल दो, क्या इस पे एडिशनल मिलेगा नहीं मिलेगा जी? जल्दी बता दो बस, क्या इस पे एडिशनल मिलेगा या नहीं मिलेगा? पूरी क्लास से बस मेरा क्वेश्चन है, क्या इस पे एडिशनल मिलेगा नहीं मिलेगा? ये बता दो बस मेरे को, क्या इस पे एडिशनल मिलेगा नहीं मिलेगा? प्लांट मशीनरी पे, बिल्डिंग पे तो छोड़ दो, बिल्डिंग पे तो छोड़ दो, क्या प्लांट मशीनरी पे एडिशनल मिलेगा नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा जी? नॉर्मल नॉर्मल स्कीम है, नॉर्मल स्कीम है, नॉर्मल, और मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में है। हाँ, ये बात नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डब्ल्यूडीवी है, ये नई मशीन नहीं है, ये नई मशीन नहीं है, ये डब्ल्यूडीवी है। ये पुरानी मशीन चलती हुई आ रही है, और अगर पुरानी मशीन चलती हुई आ रही है उस पर एडिशनल नहीं मिलेगा। बाबूजी धीरे चलना, देख रहे हो क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आते हैं 15-15 नंबर के जो बनते हैं ना पेपर के अंदर, बड़ा क्वेश्चन जो बनता है वो ऐसा बनता है जो तुम्हारे दिमाग की नसें खोल देता है। ठीक है ना? तो डब्ल्यूडीवी है, ये कोई नई मशीन ही नहीं है, ये पुरानी मशीन है, तो इस पे एडिशनल का मतलब ही नहीं है, इसमें सिर्फ नॉर्मल मिलेगा, बस ये पर ध्यान दो। आगे देखो फिर, अब ही पेड 50,000 एज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम टेकन ऑन द लाइफ ऑफ हिज फादर। तो भैया फादर के लिए अगर LIC कराई है तो सिंपल सी बात है 80C का बेनिफिट मिलेगा ही नहीं उसको। ठीक है ना? क्योंकि फादर LIC में कौन कवर होता है? खुद, उसकी वाइफ और उसके बच्चे। बस फादर जो होते हैं वो LIC वाली कैटेगरी में कवर यहां पे नहीं होते, और सम एश्योर्ड यहां पे जो भी हो डिडक्शन वो क्लेम ही नहीं कर पाएगा जी, डिडक्शन वो क्लेम ही नहीं कर पाएगा। उसके बाद देखो जी, ही ऑल्सो पेड 45,000 एज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम टेकन ऑन द लाइफ ऑफ हिज मैरिड डॉटर, चिल्ड्रन है, हो जाएगा। वो इज नॉट डिपेंडेंट, कोई मैटर नहीं करता। सम एश्योर्ड जो है 5 लाख रुपए का पॉलिसी ली है यहाँ पे 1/17 को, तो 5 लाख का 10%, 50,000 और 45,000 भी चवर इज लेस, तो 45,000 रुपए की यहां पर वो 80C में डिडक्शन क्लेम कर सकता है। फिर आगे वो कह रहा है, ऑन 1 अक्टूबर 24 ही विड्रॉ 1.5 करोड़ इन कैश from 2 account maintained by him with PNB Bank of India. There are no other withdrawal during the year. ये TDS वाला पॉइंट आएगा जी, ये TDS वाला पॉइंट आएगा जी। पारस उसको मैं अलग से निकालूंगा, उसको अलग से निकालूंगा ना। अब यहां पे आओ जी, शोभित ने, अब सुनो अभी गेम खत्म नहीं हो रही, शोभित ने एक घर बेचा 30 मार्च 22 को एंड डिपॉजिट किया था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 25 लाख इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम बाय द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर दैट ईयर। ऑन 1 जुलाई 24 ही सोल्ड अनदर हाउस प्रॉपर्टी इन विच, अच्छा 1 जुलाई 24 को उसने बेची, तो 23 जुलाई 24 से पहले बेची। तो अगर 23 जुलाई 24 से पहले बेची तो इंडेक्सेशन तो करना पड़ेगा जी, इंडेक्सेशन तो करना पड़ेगा, ये बात क्लियर है, इंडेक्सेशन तो करना पड़ेगा। अब उसने बेची विच ही रिजाइड, ठीक है, फॉर 1 करोड़, ठीक है। ही अर्न लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विदाउट इंडेक्सेशन जो है 50 लाख ऑन सेल ऑफ दिस प्रॉपर्टी। ऑन 5 जनवरी 25 ही विड्रॉ द होल अमाउंट
आउट ऑफ हिज कैपिटल गेन अकाउंट एंड इन्वेस्टेड 60 लाख रुपए ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस इन मुंबई। द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस कंप्लीटेड 23 मार्च 25। द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है हाउस की वो 60 लाख रुपए है। बड़ा खतरनाक पॉइंट है भाई साहब, बहुत खतरनाक पॉइंट है जी। अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। पहले सारे के सारे बच्चे एक बार आप यहां पे आ जाओ। कैपिटल गेन की बात करते हैं। उसने ये जो बेचा है वो कितने का बेचा है जी? उसने हाउस प्रॉपर्टी बेची है 1 करोड़ की, तो मतलब 100 लाख रुपए की उसने हाउस प्रॉपर्टी बेची है। अब 100 लाख रुपए की हाउस प्रॉपर्टी बेची है, माइनस में आई कोवा नहीं आई कोवा, क्योंकि 23 जुलाई 24 से पहले बेची है और उसने आई कोवा निकाल के दे रखी है। कितनी निकाल के दे रखी है? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 60 लाख, तो 40 लाख रुपए आपका यहां पे आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 40 लाख रुपए आपका यहां पे क्या आ गया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। अब बहुत ध्यान से सुनना जो तुम गलती करोगे, अब उसने बोला कि अब उसने आगे क्या बोला, यहां पे पूरा क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। उसने एक घर बेचा था 30 मार्च 22 को एंड डिपॉजिट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 25 लाख इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। उसने उस टाइम के 25 लाख रुपए कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करवा दिए थे। अब कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करवा दिए थे, किस लिए जमा करवाए होंगे? उसने आगे एक घर लेना होगा, अब ये बेचा था 30 मार्च 22 को बेचा था। अब जो उसने यहां पे नया घर लिया, कंस्ट्रक्शन जो कंप्लीट हुई है वो ये 23 मार्च 25 को। तो सारे बच्चे बोल देना, क्या ये कंस्ट्रक्शन 3 साल में कंप्लीट हो गई है? क्या ये कंस्ट्रक्शन 3 साल में कंप्लीट हो गई? याद है भाई, 3 साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जानी चाहिए ट्रांसफर के। तो 30 मार्च 22, 23, 24, 25 और कंस्ट्रक्शन जो कंप्लीट हुई है वो 23 मार्च 25 को ही है। कंस्ट्रक्शन जो कंप्लीट हुई है वो 23 मार्च 25 को ही है। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, फिर अब उसने क्या किया जी? ही सोल्ड अनदर हाउस। उसने एक और घर बेचा। अब एक और घर बेचा 1 करोड़ का, 60 लाख की उसकी आईको है, तो 40 लाख रुपए का ये गेन है। अब उसने क्या किया? बहुत ध्यान सुना। अब उसने क्या किया? अब उसने वो 25 लाख रुपए निकाल दिए, कैपिटल गेन अकाउंट्स के वाले 25 लाख रुपए निकाल दिए और 60 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट कर दिए कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस मुंबई। हाउस की कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट कर दिए। अब मेरे को सारे के सारे बच्चे बोल देना बस, 25 लाख तो वो हैं, 60 लाख इन्वेस्ट किए ना, तो 60 लाख में से 25 लाख तो वो हैं, तो बैलेंस जो बचे वो कितने बचे? 35 लाख। तो मतलब जो इस बार के कैपिटल गेन आए 40 लाख, उसमें से उसने 35 लाख रुपए लगाए हैं, तो 5 लाख रुपए कैपिटल गेन इस बार के टैक्सेबल हो जाएंगे। सर एक बार दोबारा सर दिमाग घूम रहा है सर जी, गाबा सर दिमाग घूम रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, अजीब सा हो रहा है। इधर देखो, अजीब सा हो रहा है। 1 करोड़ के गेन है, 60 लाख की को है, 40 लाख की गेन है। अब अगर तुम वैसे देखो तो देखने में लग रहा है 60 लाख लगा दिए तो पूरे 40 लाख एग्जम्प्ट हो जाएंगे क्योंकि 60 लाख लगाए। नहीं भाई, 60 में से 25 तो वो हैं जो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम से निकाले, तो 25 तो वो हो गए और 35 ए वाले हो गए, तो 35 और 25 पूरे 60 हो गए। तो मतलब इस बार के 5 लाख रुपए कैपिटल गेन टैक्सेबल हैं क्योंकि उसने पूरा कैपिटल गेन इस बार का इन्वेस्ट ही नहीं किया। अगर यहां पे 65 लाख लिखा होता फिर पूरे के पूरे एग्जम्प्ट हो जाते, बट उसने कहा आपने लगाए कितने हैं? 60, तो 60 में से 25 वो और इस बार के 35, तो 5 लाख रुपए जो बचे इस बार के वो कैपिटल गेन जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है जी? पक्का कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ठीक है। अच्छा, अब यहां पे अब पीजीपीपी का ना एक पॉइंट रह गया था, वो जो हमने ऊपर निकाली थी ना, वो एसेट निकाली थी, कौन सी एरी? ये वाली, जो उसने प्लांट एंड मशीनरी परचेज की, थी 55 लाख की। देखो जी ये वाली, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? 55 लाख में ये 201 जो आपने निकाला था 667 को जोड़ना पड़ेगा। तो 55 लाख में अगर हम ये जोड़ देंगे तो 55 लाख में 201,667 को जोड़ना पड़ेगा, तो 57,01,667 आ गया। अब इसका 15% जो मिलेगा मेरे को नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा, तो 15% जो मिलेगा नॉर्मल मिलेगा, तो वो मेरा निकल के आ रहा है 8,55,250 ये आ रहा है। और अब इस पे एडिशनल में मिलेगा जी,
अब इस पे क्या मिलेगा, एडिशनल भी मिलेगा। तो अब ये 57 लाख पे 20% तुम एडिशनल भी निकालोगे, क्योंकि ये नई मशीन है जी, क्योंकि ये नई मशीन है। तो सर उसका जो कैपिटल गेन 50 लाख है, अरे मेरे नालायक बच्चे, उसने 50 लाख कैसे निकाला है? उसने विदाउट इंडेक्सेशन निकाला है, तो वो गलत है ना, हमें तो विद इंडेक्सेशन ही निकालना। फिर तुम कंफ्यूज हो रहे हो, लाइन पढ़ो दोबारा से। उसने क्या बोला है, इधर देखो ध्यान से, वो क्या कह रहा है, कह रहा है ही अर्न लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट ऑफ ₹50 लाख। तो हमें ऐसा करना है क्या, हमें तो विद इंडेक्सेशन निकालना है ना, तो मतलब विदाउट इंडेक्सेशन कॉस्ट उसकी 50 लाख होगी, तो उसने उसको माइनस करके निकाल दिया कंफ्यूज करने के लिए, जबकि हमें तो माइनस करनी है 60 लाख, तो 40 लाख आएगा जी, 40 लाख रुपए आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो 40 लाख रुपए आएगा, तो 40 लाख रुपए यहां पर लॉन्ग टर्म गेन आएगा। उसने 50 लाख तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया, वो विदाउट इंडेक्सेशन वाले। हमें विदाउट इंडेक्सेशन से करना ही नहीं है, हमें विद इंडेक्सेशन से करना है, क्योंकि ट्रांसफर 23 जुलाई 24 से पहले का है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है नहीं? ठीक है, अब मैं इसकी प्रेजेंटेशन एक बार तुम्हें दिखा रहा हूं जी। और यही क्वेश्चन अब मैं एक बार तुम्हें प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं, ठीक है, एक बार तुम्हें प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं। और क्लास खत्म होते, अरे सुनो, कल हम क्या करेंगे, कल हम अगेन आरटीपी के ही क्वेश्चन करेंगे। जो पिछली बार की आरटीपी थी मई 25 वाली, उसके अंदर भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रखे हैं टोटल इनकम के। और तुम सब जानते हो, अगर हम पिछले 2-3 अटेम्प्ट की अच्छे से पेपर कर लेंगे, तो मैं कंफर्म कह रहा हूं टोटल इनकम वाले क्वेश्चन में बहुत सारे सेम पॉइंट तुम्हें देखने को मिलेंगे जी। ठीक है, तो कल भी हम आरटीपी करेंगे। इस बार की आरटीपी तो हमारी हो गई, पिछली बार की जो आरटीपी के अंदर क्वेश्चन थे टोटल इनकम या पीजीबीपी के जो भी क्वेश्चन थे, उसको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अब सारे बच्चे एक बार यहां पे ध्यान देना जी। अब एक मिनट रुको, यहां पे एक बार इसका ना आंसर हम यहां पे डिस्कस करते हैं कि प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। और जैसे ही क्लास खत्म होगी ना, तुम्हें इसकी प्रेजेंटेशन दोबारा से, मैं क्या कह रहा हूं, दोबारा से खुद करके देखनी है। एक बार तो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, और एक बार तुम्हें भी खुद करके देखनी है जैसे ही क्लास खत्म होगी उसके बाद, कि हां सर हम दोबारा से करके देखेंगे जी। अभी बात करते हैं जी उसकी, अभी बात करते हैं। लो जी, एक बार यहां पे आ जाओ जी, इधर देख लो ध्यान से। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। देखो जी, प्रेजेंटेशन तो वही सेम बननी है जो हर क्वेश्चन के अंदर हम बना रहे हैं। ठीक है, इन्होंने बस यहाँ पे क्या कर दिया, इन्होंने 3 टेबल बना दी। जैसे अभी तक हम 2 टेबल बना रहे थे ना रुपीज की, इन्होंने 3 बना दी। अगर तुम 2 बनाओगे तो भी काम चलेगा, ठीक है ना, अगर तुम 2 बनाओ, इवन अगर तुम 1 बनाओगे तो भी काम चलेगा, बट फिर तुम्हें वर्किंग नोट्स में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बट इन्होंने क्या कर रखा है, कैलकुलेशन साथ के साथ कर रखी है। बट मेरी थोड़ी सी रिकमेंडेशन ये रहती है कि जहां पर भी कैलकुलेशन ज्यादा हो उसको वर्किंग नोट में ले जाओ। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं तुम्हारा क्वेश्चन ना बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। अब देखो, ये तो इन्होंने तो टाइपिंग की हुई है, हमें तो लिखना है ना, तो लिखते हुए फॉन्ट और बड़े होते हैं, तो ऐसा ना हो कि तुम्हारा 3 पेज में क्वेश्चन जा रहा हो। तो बेटर क्या है कि जो बड़ी प्रेजेंटेशन तुम्हें लग रही है उसको तुम वर्किंग नोट में ले जाओ, कि वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 3। अब यहां पे एक बार चेक करो, देखो पहले तो इनकम फ्रॉम पीजीपी, नेट प्रॉफिट दे रखे थे जी, नेट प्रॉफिट 57,25,000 के। फिर ऐड क्या करेंगे, आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर नोट अलाउ वाइल कंप्यूटिंग बिजनेस इनकम। तो सबसे पहले वही डेप्रिसिएशन 27,50,000 जो हमने कहा था ऐड बैक होगा। उसके बाद देखो फिर यहां पे, अब ये देखो जी क्या लिख रखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर परचेज ऑफ प्लांट मशीनरी, इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ विच कैपिटल वाज बोरोड, कैपिटल वाज बोरोड, जहां से कैपिटल आपने बोरो की है, टिल द डेट ऑफ एसेट फर्स्ट पुट टू यूज नॉट अलाउएबल एज डिडक्शन, उसको डिडक्शन की तरह नहीं देंगे, पुट टू यूज से जो इंटरेस्ट होगा वो डिडक्शन की तरह जाएगा। अकॉर्डिंगली जो इंटरेस्ट है 201667, दैट इज 55 लाख का 11% 4/12 हैज टू बी एडिड बैक सिंस द सेम इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो क्योंकि डेबिटेड पीएनएल में था तो उसको हम ऐड बैक करेंगे, ठीक है, और बाकी जो भी है वो डेबिट ही रहेगा।
फिर याद करो कंपनसेशन ऑफ वीआरएस 6,40,000। देखो लिखा है ना ओनली 1/5 कंपनसेशन जो है वो अलाउड है, तो अगर 1/5 अलाउड है तो 4/5 जो है 8 लाख रुपए का वो एड बैक करना पड़ेगा। एक एडजस्टमेंट ये हो गई। फिर देखो जी पेमेंट टू कमल एंड सन्स माइक्रो, यहां पे उसने किसकी बात की है, माइक्रो एंटरप्राइज फॉर परचेस ऑफ मटेरियल अलाउेबल एज डिडक्शन। अब अलाउेबल क्यों है जी, क्योंकि उसने पेमेंट जो की है वो मेड टू ए माइक्रो एंटरप्राइज एंड सेम वाज विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन रिटर्न एग्रीमेंट। वही ना, रिटर्न एग्रीमेंट में कितना लिखा है 10 अप्रैल, पेमेंट कब कर दी 9 अप्रैल, तो एज पर एग्रीमेंट है तो अलाउड हो गया जी। फिर वो कह रहा है पेमेंट टू हितेश वाला, याद करो हितेश वाला, ए मीडियम एंटरप्राइज फॉर परचेज ऑफ मटेरियल अलाउेबल एज सेक्शन 43B विच मैंडेट अलाउेबिलिटी एक्सपेंडिचर ऑन द एक्चुअल पेमेंट बेसिस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन मीडियम एंटरप्राइज। ये मीडियम एंटरप्राइज पे एप्लीकेबल नहीं होता, और मिस्टर शोभित फॉलो कर रहा है मर्केंटाइल अकाउंटिंग सिस्टम, इसलिए वो खर्चा उसको अलाउड है। तो यहां पर भी अगर आप चेक करोगे उसने नील लिखा है, मतलब हमें कुछ भी एड बैक नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो फिर आगे, फिर देखो एक्सेस कंट्रीब्यूशन जो आपने निकाला एनपीएस वाला, वही 4,000 पे था ना, 2 लाख में से 196 माइनस किया, ये 4,000 पे आपने एड बैक कर दिया। तो जो एड बैक करके टोटल अमाउंट आ गया वो टोटल अमाउंट इतना आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो फिर आगे माइनस में, देखो माइनस में क्या करना है, इनकम टैक्स वही रिफंड 13,850 रुपए का जो रिफंड मैंने कहा था माइनस करेंगे, माइनस करके इतना आ गया। अब देखो और कौन कौन से खर्चे अलाउड होंगे, वही फैक्ट्री बिल्डिंग पे 10%, प्लांट एंड मशीनरी पे 15%, एडिशनल नहीं मिलेगा क्योंकि वो WDV है, वो परचेज नहीं है। और देखो कंप्यूटर पे 25,000 का 40%, क्योंकि 28,000 रुपए की पेमेंट कैश में है, 10,000 से ऊपर कैश अलाउड ही नहीं होता, तो सिर्फ 25,000 का 40 जो हो गया वो 10,000 हो गया। वही निकाला था हमने, यही तो निकाला था ना हमने, तो ये 10,000 हो गया। उसके बाद देखो यहां पे जी अगला, फिर प्लांट एंड मशीनरी देखो वही 55 लाख थी ना, 55 में 201667 ऐड किया, 57 लाख कितना आ गया देखो, उसका 15%। देखो वही है ना 55 लाख प्लस में ये जो इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज हो जाएगा और उस पर मिलेगा डेप्रिसिएशन, तो ये तो हो गया नॉर्मल डेप्रिसिएशन। और देखो उसने यहाँ पे एडिशनल डेप्रिसिएशन भी दे रखा है प्लांट मशीनरी का 57 लाख, इस पे 20% में ये इतना एडिशनल आ गया। और किसी पे एडिशनल मिलेगा नहीं, और किसी पे एडिशनल मिलेगा नहीं। यहां तक क्लियर हो गया, ये हमारा पीजीपी है। अब कैपिटल गेन पे आओ, देखो जी कैपिटल गेन 1 करोड़ के थे, 60 लाख रुपए का आई को हुआ था, 40 लाख रुपए कैपिटल गेन आ गया। उसने बोला इंडेक्सेशन अलाउेबल है क्योंकि 23 जुलाई 24 से पहले है, यही बात हमने बोली थी। अब जो तुम कह रहे हो क्वेश्चन में 50 लाख के कैपिटल गेन दे रखे हैं वो गलत है, वो 50 लाख उसने निकाले विदाउट इंडेक्सेशन, बट वो हमें निकालने ही नहीं ना, हमें तो 40 लाख के निकालने, दैट इज विद इंडेक्सेशन, ये सही है। अब सुनो, अब उसने बोला 25 लाख तो आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर पहले जमा कराए थे, ठीक है, वो आपने विड्रॉ कर लिए, और अब आपने क्या किया, जो इन्वेस्ट किए आगे वो 60 लाख इन्वेस्ट किए। अब सोच के बोलना 60 लाख इन्वेस्ट किए, 60 में से 25 तो वही वाले हैं जो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा कराए 2022 में, तो 25 लाख तो वो हटा दो, 25 लाख इसमें से 25 गए तो बैलेंस बचे 35, तो मतलब इस बार के 40 लाख में से आपने 35 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो बैलेंस जो 5 लाख रुपए अगर आप चेक करोगे यहाँ पे, ये देखो ये 5 लाख रुपए जो है वो टैक्सेबल, देखो वही हो गया ना भाई। एग्जाम्पशन कितनी मिलेगी 54 में 35 लाख की, 35 लाख इन्वेस्टेड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस विद इन द टाइम लिमिट, और कैपिटल गेन जो 25 लाख के थे अकाउंट स्कीम के अंदर नो टैक्सेबल प्रीवियस 24-25, क्योंकि उसने वो विड्रॉ करके कंस्ट्रक्शन में विद इन टाइम उसने इन्वेस्ट कर दिया, तो 25 वो और 35 ये पूरे 60 हो गए। और कैपिटल गेन इस बार के हमारे 40 थे, तो 40 में से 35 के 5 लाख रुपए कैपिटल गेन टैक्सेबल। क्या बात समझ में आ रही है जी? बक्का बक्का ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब देखो अदर सोर्स में क्या आएगा, वही इंटरेस्ट आएगा रिफंड का, पूरा रिफंड नहीं आएगा, सिर्फ उसका इंटरेस्ट 3850 रुपए। अब ये ग्रोस टोटल इनकम आ गई। अब देखो ग्रोस टोटल इनकम आ गई, अब इसमें से माइनस करेंगे डिडक्शन। अब देखो डिडक्शन कौन कौन सी, 80C, तो 80C में पहले फादर वाली तो आएगी नहीं, क्योंकि फादर जो है वो फैमिली का पार्ट ही नहीं है। फैमिली में कौन कौन कवर होगा, मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, 80C के लिए। और सेम इन द केस ऑफ पीपीएफ के लिए भी सेम है कि बीवी और बच्चे हमेशा अच्छे, पेरेंट्स यहां पे कवर नहीं होते, पेरेंट्स 80D में कवर हो जाते हैं बट यहां पे पेरेंट्स कवर नहीं होते जी, ठीक है, तो यहां पे नील आ गया। बट जो उसके खुद का था, देखो जी उसके डॉटर का था वो अलाउेबल है क्योंकि वो फैमिली का पार्ट है, तो 45,000 रुपए उसकी हमें यहां पे डिडक्शन जो है वो यहां पर हमें मिल जाएगी। क्लियर हो गया जी? अब उसके बाद देखो टोटल इनकम आपकी यहां पे निकल के आ गई है जी। अब ये टोटल इनकम आपकी निकल के आ गई। अब टोटल इनकम में निकालना है टैक्स।
अब देखो पहले तो यहाँ पे 5 लाख रुपए के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, आफ्टर इंडेक्सेशन है, उस पे 20% आ गया, देखो 20% आ गया इतना। और बाकी सब पे अब क्या लगा देंगे, बाकी सब पे लगा देंगे स्लैब रेट। नॉर्मल स्कीम है ना, तो नॉर्मल स्कीम पे स्लैब रेट पहले 2.5 लाख तक नील, फिर 2.5 से 5, फिर 5 से 10, और फिर 10 लाख से ऊपर वाली पे 30%। तो ये आपका टोटल टैक्स आ गया इतना। अब सरचार्ज लगेगा क्योंकि 50 लाख से ऊपर है, तो 10% सरचार्ज यहाँ पे एप्लीकेबल हो गया, इतना आ गया जी। अच्छा अब यहाँ पे इसके बाद फिर यहाँ पे सेस आ गया। अब यहाँ पे फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 194N, याद है 194N, कैश विड्रॉल कितना किया उसने, 1.5 करोड़ का। तो यहाँ पे 2% ऑन 50 लाख बीइंग कैश विड्रॉल जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा है। तो 1 करोड़ से कितना ज्यादा है, 50 लाख का, उसका 2% ये टीडीएस आ गया, तो ये माइनस करके आपका टैक्स पेबल आ गया जी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है भाई साहब, मजेदार क्वेश्चन है जी। ठीक है जी, डन। अब कोई दिक्कत तो नहीं है? पॉइंट क्लियर हो गया जी, पॉइंट क्लियर हो गया, पक्का पक्का। अच्छा आपको होमवर्क भी तो देना है मेरे को, आपको होमवर्क भी तो देना है, रुको तो आपको मैं होमवर्क दे देता हूं। ठीक है, एक तो होमवर्क यही है जी, जो इसको विद प्रेजेंटेशन करना है, जो अभी वाला क्वेश्चन है। और पिछली बार की जो आरटीपी है मई 25 वाली, तो मई 25 वाली आरटीपी में एक बार क्वेश्चन नंबर 6 आप ट्राई करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, बस 6 ही कर लेना। 7 तो वैसे मेरे ख्याल से मैंने करवा दिया था आपको, 7 मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने करवा दिया था, बट एक बार 7 भी ट्राई कर लेना, 6 और 7 ट्राई कर लेना जी, 6 और 7 ट्राई कर लेना। उसमें क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू है, फिर भी उसको सॉल्यूशन में कंसीडर नहीं किया, ऐसा कि ऐसा हो नहीं सकता, बिल्कुल कंसीडर किया होगा। क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यू 25,000 रुपए एडबैक किए थे भाई उसके अंदर, आप एक बार चेक करो। हाँ लिखा था 25,000 रुपए एडबैक किए हुए हैं, चेक करना जी। कौन है, दीपक, दीपक है, कौन है, परव, एक बार चेक करना उसमें एडबैक किए हैं जी। 43B में कौन कौन सी पेमेंट आती हैं, उसमें इंटरेस्ट आता है, कमीशन आता है, ठीक है, प्रोविडेंट फंड के कॉन्ट्रीब्यूशन आते हैं, टैक्सेस आते हैं, ड्यूटीज आते हैं, एक बार चेक करो 43B जी। ठीक है सर, एक बार 25 लाख वाला शॉर्ट में बता दीजिए विशाल। देखो 25 लाख रुपए आपने 2022 में कमाए थे, उसको अपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाल दिया। अब लोग क्या कहता है, 54 क्या कहता है कि 3 साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होनी चाहिए, 3 साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। अब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई तो वो 25 लाख रुपए निकाल के आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो 25 लाख एग्जाम्प्ट हो जाएंगे ना, क्योंकि विद इन 3 ईयर आपने इन्वेस्ट कर दिए। अब 25 तो वो रहे, आपने टोटल इन्वेस्ट किए 60, तो 60 में से 25 तो वो वाले, बाकी कितने बचे 35। तो इस बार के कैपिटल गेन कितने आए हैं 40, तो 40 में से 35 ही हो गए, 5 लाख रुपए टैक्सेबल जी। आइए क्यों आएगा यहां पे जी, आइए नहीं आएगा यहां पे, नालायक। ठीक है, ये आरटीपी है जी, ये वाला जो है ये आरटीपी है, आरटीपी ये पिछली बार की आरटीपी है जो आपने क्वेश्चन 6 और 7 यहां पे सोल्व करके आना। ठीक है, चलो तो फिर बाकी मुलाकात करते हैं हम कल वाली क्लास में। इसको विद प्रेजेंटेशन, मैं दोबारा बोल रहा हूं, इसको अभी बैठ के विद प्रेजेंटेशन यहां पे सोल्व कर लेना जी। दीपक मीडियम और माइक्रो एंटरप्राइज में सारे आते हैं, आप मीडियम और एंटरप्राइज को जो भी आप पेमेंट करोगे तो उस केस में सारे यहां पे कवर हो जाएंगे। और दूसरा ठीक है 43BH जहां पे लगता है तो वहां पे मर्केंटाइल सिस्टम कुछ नहीं करता। मर्केंटाइल सिस्टम काम कब करेगा, जब तुम उस अमेंडमेंट से बाहर आ जाओगे। तो उसने ऊपर बोल दिया कि उसने मर्केंटाइल फॉलो की है, तो मतलब एक्यूरल बेस फॉलो किया, इसलिए वो डिडक्शन हमने वहां पे दी है जी। क्या लॉक कर दें जिसको, सर LIP 80C में मिलेगा, हाँ तो 80C तो LIC का, ठीक है नी। चलो तो बस तैयारी करते चलो बेटे, ठीक है, जितना हो सके रिवीजन, जितना हो सके रिवीजन, जितना हो सके रिवीजन, जितना हो सके रिवीजन, पूरा का पूरा टाइम लगाओ रिवीजन के ऊपर, और साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते चलो। यही क्वेश्चन तुम्हें पेपर के अंदर बचाएंगे, मैं तुम्हें साफ साफ कह रहा हूं।
ठीक है ना। अभी भी मैंने कह रहा हूं, बच्चे कह रहे हैं बहुत कम टाइम है, मैं कह रहा हूं अभी भी है भाई, एक हफ्ता है अभी, ठीक है, कुछ दिन बचे हैं, मेहनत कर सकते हो। ऐसा नहीं टाइम चला गया। टाइम जब कुछ करोगे नहीं, बाद में गिल्ट फील होगा कि काश मैं ये पहले कर लेता। ठीक है ना, तो अभी भी टाइम आपके पास है जी। सर 45,000 लिखा है, उसमें 10% क्यों लिखा है, 20% नहीं है भाई। केशव सुन, पहले प्रोविजन पढ़ जाके। 1/4/12 से पहले 20,000 है, 20% है। 1/4/12 से पहले, अब तो 10% है, और हैंडीकैप वाले केस में 15% है, पहले 20% हुआ करता था। ठीक है ना। चलो जी, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच, जय हिंद जी, थैंक यू सो मच।